वेलकम टू फोर्ब्स एजुकेशन। फोर्ब्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और ये हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज की 10वीं भाग है। मतलब इसके पहले आपके 9th पार्ट हो चुके हैं, और आपको भी पता है कि हमने क्या किया है। हर शिफ्ट में मिनिमम अगर 20 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपके पास टोटल 180 क्वेश्चन आए, और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो मतलब 80 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इंटू 9, तो टोटल आपके पास 720 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। तो जिन लोगों ने अप्रॉक्स 720 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो सब इन क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बात करता हूं कि यहाँ पे होगा क्या। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी सीरीज चल रही, जिसपे आपको 100% जैसा दिल्ली पुलिस में चर्चा थी उसी प्रकार के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्या है पूरी की पूरी बात रहेगी। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें करंट प्लस स्टैटिक चर्चा रहेगी। और आपको बता दूं कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या मिली है कि आपके लिए जूम का 1-on-1 सेशन भी चलाया जा रहा, जिसपे हम क्या करते हैं, बच्चों को पर्सनल गाइडेंस के बिहाफ पर उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको जूम सेशन पे सॉल्व किया जाता है। तो आज हम चर्चा करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। और आज के फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन से लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरी चर्चा इसमें आपको कवर अप होगी। तो आज के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। दक्कन में महाराष्ट्र द्वारा एकत्रित भू राजस्व का 25% कहा जाता था। 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय महाराष्ट्र इन द दक्कन वॉज कॉल्ड। अब दक्कन है कहां और दक्कन क्षेत्र में किस नाम से जाना गया। तो आपको हम बता दें कि पर्टिकुलर यदि आप ये इंडियन मैप में पुराने जमाने में गए तो अभी हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। यहाँ बीचों बीच आपका जो प्रदेश है ये पर्टिकुलर कौन सा प्रदेश बन गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बगल में इधर लगा हुआ है पर्टिकुलर क्षेत्र गुजरात, ये आपका पर्टिकुलर महाराष्ट्र। और इसके बाद दक्कन का पठार पूरा का पूरा ये वाले रीजन में आपका क्या है, दक्कन। तो होता क्या था दक्कन में महाराष्ट्र द्वारा एकत्रित जो पर्टिकुलर आपके महाराष्ट्र वाला रीजन है उसके द्वारा जो एकत्रित होता था उस भाग को किस नाम से जाना जाता था। आपको पता है कि मुगल डायनेस्टी का जो एनुअल टैक्स हुआ करता था, एनुअल टैक्स को जाना जाता है किस नाम से, वार्षिक कर के नाम से जाना गया। तो इसमें जो वार्षिक कर लगता था उसे किस नाम से जाना जाता था, पर्टिकुलर चौथ के नाम से जाना जाता था। चौथ है क्या, एक प्रकार का एनुअल टैक्स है जो किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाया जाता था। एनुअल टैक्स था ये, क्लियर है। कितने पार्ट में होता है, 1/4। आप एग्जैक्टली डाटा निकालेंगे तो 1/4 भाग को ही क्या कहा जाता है, 25% कहा जाता है। तो बुक्स में हमेशा क्या दिया है, 1/4। एकत्रित भू राजस्व का 1/4 भाग को क्या कहते थे हम, चौथ। लेकिन एग्जाम में क्या पूछ लिया आपसे, 25%। 25% का भी मतलब क्या होता है, 1/4। तो एग्जाम का सीधा सा क्वेश्चन आ गया कि जो एनुअल टैक्स लगता है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जो वार्षिक कर लगाया जाता है वो टोटल रेवेन्यू का 1/4 होता है। और उस 1/4 को ही किस प्रतिशत के रूप में जाना गया, 25% के रूप में। भाग का मतलब पार्ट होता है। दूसरा ऑप्शन है सरदेश मुखी। सरदेश मुखी का राजा क्या मतलब क्या होता है, सरदेश मुखी पर्टिकुलर जब आपका एनुअल टैक्स 10% लगे, 25% की जगह में कितना लगे, महाराष्ट्र सरकार जब 10% टैक्स लगाती थी तो उसे किस नाम से जाना जाता था, सरदेश मुखी के नाम से। और जब 25% टैक्स लगता था तो उसे चौथ के नाम से। भग कोई नहीं होता, एक्चुअल में ये एक प्रकार का क्या है आपका पार्ट, जिसे भग नहीं भागा के नाम से जाना जाता है। भागा भी एक प्रकार का क्या है आपका टैक्स। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि महाराष्ट्र सरकार ने जो वार्षिक कर लगाया था उसे कितना पार्ट होता था, कहीं कहीं 25% ना देके 1/4 ऑप्शन देगा तब भी सेम चलेगा। क्लियर है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी के बैठा, तुगलक डायनेस्टी का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन। ऑप्शन इज मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद तुगलक, खुसरो खान, मुबारक खान। हु असेंडिंग द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। योर ऑप्शन इज मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद तुगलक, खुसरो तुगलक और मुबारक तुगलक। जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, आपको पता होगा। तो अभी जो चर्चा हो रही वो पूरी की पूरी हम देखेंगे किसके बारे में, तुगलक वंश के बारे में, या इसे जाना जाता है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी कब से कब तक रही, तो ये पर्टिकुलर
1320 से 1400 के आसपास या 1414 तक। ये पूरा का पूरा वंश कब से कब तक रहा? 1320 से 1414 ईस्वी तक पूरा शासन करता है। अब पूछा गया इसका संस्थापक कौन था, तो संस्थापक था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया बेटा? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसका भतीजा था फिरोज शाह तुगलक। इसकी स्थापना किसने की? यही क्वेश्चन था आपका, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी का था। कब से कब तक शासन हुआ? 1320 से 1414 तक शासन हुआ। क्लियर रहेगा। इसके भतीजा का नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। अगर इसके भतीजे की प्रतीपी राजा की बात की जाए तो इसका जो भतीजा था वो पर्टिकुलर कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसको भी याद रखिएगा। और तुगलक वंश के बारे में तो सबसे पहले बता दीजिए, इसकी डायनेस्टी किसने बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पागल राजा के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली। इसने देवनागरी बनाई थी। इसे किस नाम से जाना जाता था? पागल बादशाह या पागल राजा कहा जाता था। और पर्टिकुलर इसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? दिल्ली। या पर्टिकुलर देवनागरी में अपनी क्या रखी थी? राजधानी रखी थी। बिल्कुल याद रखिएगा। तो संस्थापक कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर रहेगा। कब से कब तक शासन किया? 1320 से 1414 के आसपास दिल्ली देवनागरी में। या पर्टिकुलर आप देख सकते हैं पहले इनिशियल में देवनागरी, ये जो थी दौलताबाद, यहां पे भी इसका शासन सत्ता फैला था, लेकिन इसने राजधानी बाद में अपनी स्टेब्लिश कर दी कहां? दिल्ली में। क्लियर रहेगा। दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए। तो सबसे पहले महाराष्ट्र में जो टैक्स लगता था उसे किस नाम से जाना गया था? चौथ के नाम से। और दूसरा जो तुगलक वंश का संस्थापक था उसे क्या कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक। कब से कब तक शासन हुआ? 1320 से 1414। भतीजे का नाम फिरोज शाह तुगलक। दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं। वेरी गुड। तीसरे में बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। हमेशा क्वेश्चन पूछा गया, संगमरमर का रासायनिक नाम। आपको भी पता है ताजमहल इसी से निर्मित है। संगमरमर का रासायनिक नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मार्बल? जल्दी से क्लियर करिएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वेरी गुड। किस नाम से जाना जाता है इसे? संगमरमर का रासायनिक नाम किस नाम से? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कॉमन नेम है बेटा। ये किससे क्वेश्चन आ रहा है आपके? कॉमन नेम से। तो संगमरमर का रासायनिक नाम याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 के नाम से जाना गया। क्लियर ना? कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन और क्या पूछता है? आपसे पूछेगा यूरिया का रासायनिक नाम। यूरिया का आपको पता होना चाहिए। यूरिया का क्या होता है? यूरिया का जल्दी से जवाब दे दीजिए, जल्दी से। हाँ, यूरिया का होता है Na2CO NH2। बिल्कुल याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि यूरिया का फॉर्मूला क्या है। संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या होता है? Na2CONH2। क्लियर रहेगा। लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से। चूना जो होता है आपका, एक ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं। अगला है लाइम। लाइम बोने तो चूना पूछा जाता है। तो चूने का फॉर्मूला या बुझा हुआ चूना पूछा जाए तो इसे जाना जाता है किस नाम से? कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। संगमरमर का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आप याद रखिएगा यूरिया का Na2CONH2। दूसरा है चूना CaO या कैल्शियम ऑक्साइड। फिर इसके बाद बोरेक्स या सुहागा। अगला है बोरेक्स या इसे सुहागा के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कई बार पूछा गया है बोरेक्स या सुहागे का। तो इसका होता है Na2B4O7। बिल्कुल याद रखेंगे, Na2B4O7.10H2O। ये बोरेक्स या सुहागा का फॉर्मूला है। चूना का कैल्शियम ऑक्साइड। जिप्सम पूछा जाए, जिप्सम ये एक प्रकार का पत्थर है। इसका भी याद रखिए, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, ऐसे नाम में दे देगा। तो जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O। कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है इसे। और बुझा हुआ चूना या
कॉस्टिक सोडा की बात की जाए तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ये कैल्शियम सल्फेट है, ये बोरेक्स या सुहागा है, या कैल्शियम ऑक्साइड है, ये Na2COH2O किसके बारे में है? यूरिया के बारे में। पांचों आप याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा गया। संगमरमर का पूछेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना गया, CaCO3, बिल्कुल याद रहेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO, और अगर MgOH का होल ट्वाइस पूछेगा, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि MgOH का होल ट्वाइस, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे जाना जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या दुधिया मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, दुधिया पानी। तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक नाम याद रहेगा, कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। यूरिया का Na2CONH2। चूना या बुझा हुआ चूना पूछेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड, क्लियर रहेगा, चूना या बुझा हुआ चूना। बोरेक्स या हिंदी में से सुहागा कहा जाता है, तो इसका होता है Na2B4O7.10H2O। जिप्सम का CaSO4.2H2O, कास्टिक सोडा का NaOH, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़े। आज का अगला क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डांस के ऊपर मैं हमेशा कह रहा हूं क्वेश्चन आया है, फिर क्वेश्चन आपके सामने। राउत नाचा भारत के खालिस्तान राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउत नाचा इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? जल्दी से कमेंट बता दीजिए कि राउत नाचा कहां का नृत्य है, कई बार पूछा गया ये। राउत नाचा जल्दी से, राउत नाचा कहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राउत नाचा कहां का है? वेरी गुड, पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन कर्नाटक, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा पंजाब। सिक्किम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब। याद रखिएगा, राउत नाचा पूछेगा, दैट इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ द छत्तीसगढ़। कहां का है बेटा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से डांस होते हैं? कर्मा, पड़वानी। कौन कौन सा डांस होता है यहाँ पे? कर्मा और पड़वानी, ये दोनों नृत्य याद रखेंगे। पड़वानी, कर्मा और पड़वानी डांस कौन कौन से हैं यहाँ? कर्मा और पड़वानी। पंजाब में सबको पता है, पंजाब में कौन सा होता है बेटा? पंजाब में सबको डांस पता है, पंजाब में कौन सा होता है? भांगड़ा और गिद्धा, बिल्कुल याद रखेंगे, भांगड़ा और गिद्धा डांस, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर पूछेगा कर्नाटक, कर्नाटक में याद रखेंगे यक्षगान। कौन सा है? यक्षगान। और सिक्किम में होता है सागो, सिक्किम में कौन सा डांस है? सागो। सिग्मो कहाँ का है? गोवा का। और सागो कहाँ का है? सिक्किम। हमारा क्वेश्चन था राउत नाचा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है बेटा? अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ की राजधानी तो याद रखिएगा अटल नगर। कौन सी राजधानी बेटा? अटल नगर, बिल्कुल याद रखिएगा। मुख्यमंत्री अभी अभी बने हैं, क्या नाम है मुख्यमंत्री का? बिल्कुल याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के? जल्दी से, विष्णुदेव साय। क्या नाम है उनका? अभी अभी बने हैं, विष्णुदेव साय, साय। फिर पर्टिकुलर पूछा, आदिवासी ट्राइब से आते हैं। यहां के गवर्नर पूछा जाए, गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन, बिल्कुल याद रखिएगा, विश्वभूषण हरिचंद्रन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन, क्लियर रहेगा। तो एक बार बता दीजिए जल्दी से, छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर, मुख्यमंत्री कौन है? विश्वदेव साय, और गवर्नर कौन है? गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन। अभी अभी थोड़ा सा काफी विवाद में भी आए थे। ये विवाद में आने का सबसे बड़ा रीजन था कि इन्होंने राज्यपाल का अभिभाषण अंग्रेजी में दे दिया, और वहां के लोग कह रहे थे कि हमें अंग्रेजी समझ में नहीं आती, इस वजह से। तो क्लियर रहेगा। तो छत्तीसगढ़ में कर्मा है, पड़वानी है, और छत्तीसगढ़ का स्टेट याद हो गया। विष्णुदेव साय यहाँ के कौन है? सीएम है, और गवर्नर कौन है? पर्टिकुलर विश्वभूषण हरिचंद्रन। आगे की जानकारी ये भी ले सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी करंट न्यूज पे स्टेट है, तो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें पूछेगा। तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो सबसे पहला याद रखिएगा इंद्रवती नेशनल पार्क। कौन सा बेटा? इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा बन गया? इंद्रवती, बिल्कुल याद रखिएगा। इंद्रवती के बाद दूसरा कौन सा है? छत्तीसगढ़ में पहला इंद्रवती, दूसरा है यहाँ पर कांगेर वैली नेशनल पार्क। कौन सा है? कांगेर वैली, या इसे जाना जाता है किस नाम से? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा यहाँ पर कौन सा है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। कौन सा है? गुरु
घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, या इसे जाना जाता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। क्लियर रहेगा। तो अभी तक हमने छत्तीसगढ़ के बारे में काफी जानकारी दे दी। कर्नाटक का नृत्य कौन सा था? यक्षगान। कौन सा बेटा? यक्षगान। पंजाब में कौन कौन सा है? भांगड़ा और गिद्धा। कौन सा बेटा? भांगड़ा और गिद्धा। और बता देंगे राउत नाचा कहाँ का डांस है? पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ का। क्लियर रहेगा? पक्का? श्योर है। तो आगे की चर्चा करते हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय एथलीट की आत्मकथा है। किसकी आत्मपुस्तक है? मैक्सिमम मिल्खा सिंह, युवराज सिंह, सानिया मिर्जा, कपिल देव। द रेस ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस इंडियन एथलीट। मिल्खा सिंह, युवराज सिंह, सानिया मिर्जा, कपिल देव। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तुक्का भी मार सकते हैं। क्या क्या कहानी थी सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको याद रखना है द फेमस पर्सन नेम इज द मिल्खा सिंह। किसके ऊपर लिखी गई? मिल्खा। लेकिन बाकी भी ऑप्शन है, तो आपको याद रखना है। युवराज सिंह की पुस्तक का नाम क्या है? द लास्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये कई बार पूछा गया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई? युवराज सिंह के द्वारा। प्लेइंग टू विन, ये किसकी है? सानिया मिर्जा की। पर्टिकुलर याद रखिएगा, प्लेइंग, ये पर्टिकुलर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। प्लेइंग टू विन, ये किसकी पुस्तक है? सानिया मिर्जा की। और कपिल देव की पुस्तक का नाम क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये सब पुस्तकें हैं। तो द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? मिल्खा सिंह। सनी डेज किसकी है? सनी डेज, सुनील गावस्कर। सनी डेज, सनी डेज कई बार पूछी गई है। ये किसकी है? सुनील गावस्कर की। सब फेमस की मैं यहीं करा दूंगा, तो आपको पूरी चीज याद हो जाएगी। मिल्खा सिंह की कौन सी? द रेस ऑफ माई लाइफ। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सानिया मिर्जा की प्लेइंग टू विन। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किसकी है? कपिल देव। क्लियर रहेगा। सनी डेज किसकी है? सुनील गावस्कर की। ये भी आपको याद रहेगी। कमेंट है अ सेंचुरी, क्या पुस्तक लिखा है? अ सेंचुरी इन नाइट, ये भी पढ़। प्लेइंग इट माई वे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक। प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी पुस्तक है? ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की है। किसकी पुस्तक है ये? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। बिल्कुल याद रखिएगा, प्लेइंग इट माई वे। वेरी गुड। ये आपकी फेमस बुक्स है। तो कौन कौन सी पुस्तक है? अगर आपसे पूछे मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह को किस नाम से जाए? 400 मीटर पे ये गोल्ड मेडल जीते थे पर्टिकुलर, उसके लिए इनका नाम आया। जाट के नाम से भी जाना जाता है इनको। क्लियर, काफी ज्यादा फेमस रहे। फ्लाइंग जट भी कहा जाता है, इनका उपनाम है। युवराज सिंह की पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सानिया मिर्जा की प्लेइंग टू विन। कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। सबसे ज्यादा सचिन तेंदुलकर की पूछी जाती है। सचिन तेंदुलकर की क्या पुस्तक है? प्लेइंग इट माई वे, अपने तरीके से खेलना, प्लेइंग इट माई वे। और सुनील गावस्कर की है सनी डेज। सुनील गावस्कर की पुस्तक का नाम क्या है? सनी डेज। क्लियर रहेगा? क्लियर है, वेरी गुड। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या था? जल्दी से बता दीजिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, आपसे बनना चाहिए। है तो ये जीएस का क्वेश्चन, लेकिन इसमें साइंस और आपका जनरल साइंस जरूर यूज होगा। केडोन, कुटिक, हाका, बाउटी किसके उदाहरण है? फल, बाजरा, रेशम, सब्जियां। कैडोन, कुटी, हराका, बूटी आर एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट्स, मिल्ट्स, सिल्क, वेजिटेबल। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से, किसके उदाहरण है? कोई भी? चलिए देखते हैं। तो अभी आपको पता होगा कि वर्ष 2023 में मोदी जी ने
पर्टिकुलर 23 को मिलेटस डे के रूप में या मोटे अनाज के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो इस वजह से इस बार की बाजरा समिट जो है, ये जो बाजरा समिट है, यूनेस्को का दिवस है, ये पर्टिकुलर वर्ष 2023 का कहां हुआ है? ये हुआ पर्टिकुलर चेन्नई तमिलनाडु में। कहां हुआ? चेन्नई तमिलनाडु में। तो उसके पूरे के पूरी ये प्रजातियां हैं, केडोन, कुटिक, हाका, उबाइटा, ये सब क्या है? बाजरा या मिलेटस की हैं। पर्टिकुलर किसकी है? मिलेटस। तो मिलेटस समिट कहां मनाई गई? बिल्कुल याद रखिएगा, मिलेटस समिट। मिलेटस समिट पूछा जाए तो कहां हुई? चेन्नई तमिलनाडु में। अब पूछेगा तमिलनाडु की राजधानी क्या है? सबको पता है सर, चेन्नई। और मुख्यमंत्री कौन है यहां के? एम के स्टेलिन, सीएम है एम के स्टेलिन। और गवर्नर कौन है यहां के? आर एस रवि। बिल्कुल याद रखिएगा, आर एस रवि के नाम से जाना गया। तो ये पूछा क्यों गया? क्योंकि इस बार का जो पर्टिकुलर फसल खाद्यान्न दिवस मनाया गया, उसमें मनाई गई थी क्या? मोटे अनाजों के ऊपर थी। और मोटे अनाज सबसे ज्यादा पैदा कहां होते हैं? राजस्थान में। ज्वार, बाजरा, ये सब राजस्थान में। इस बार की बाजरा समिट, बाजरा सम्मेलन कहां हुआ? चेन्नई में। चेन्नई कहां की राजधानी है? तमिलनाडु की। मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टेलिन। कौन है? एम के स्टेलिन। 2 राज्यों के हमने आज करा दिए। और मुख्य गवर्नर कौन है? आर एस रवि। गवर्नर कौन है? आर एस रवि। बिल्कुल याद रखिएगा, याद रहेगा उम्मीद करता हूं। अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ये तो सबसे बनेगा। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषा हैं? 42, 12, 32, 22। एज पर शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाई मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया? 42, 12, 32, 22। जल्दी से जवाब दीजिएगा, देखते हैं शुरुआत में कितनी थी, क्या क्या चीजें थी, सब चीजें आपको क्लियर करनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्टिकुलर आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, दैट इज 42 इज द राइट आंसर। लेकिन ये जोड़ी किस में गई? पहले कितने थी? 14। बाद में कितनी हुई? +8। वर्तमान में कितनी है? 22। क्लियर है? सबसे पहले 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई कौन सी भाषा? 1967 में कौन सी भाषा थी? सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। बिल्कुल याद रखेंगे। कोंकण, मणिपुर, नेपाली कब जोड़ी गई? 1991 में। कोंकण, मणिपुर और नेपाली, कोंकण, मणिपुर और नेपाली, ये भी पूछा जाएगा कब जोड़ी गई? 1991 में, 1991 में जोड़ी गई। और लास्ट अमेंडमेंट हुआ है, लास्ट अमेंडमेंट हुआ कब? पर्टिकुलर जब 4 भाषाएं जोड़ी गई। पहले 1, 2, 3 और एक 4, 4 भाषा हो गई। और 4 भाषाएं और ऐड की गई। 92nd अमेंडमेंट, टोडो, डोगरी, मैथिली और पर्टिकुलर आपकी संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये चारों भाषाएं कब जोड़ी गई? अगर आपसे पूछेगा तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर्ष 2004 में। जल्दी से क्लियर कर दीजिए। कई बार 4 भाषाएं हमने आपको बता दी, 8 भाषाएं जोड़ी गई। क्लियर? सबसे पहले 1967, 1991, 71। 1991 वाला कब हुआ? 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कौन सा है? 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कौन सा है? 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्लियर रहेगा? 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई? सबसे पहले सिंधी, उसके बाद कोंकण, मणिपुर, नेपाली कब जोड़ी गई? 1991 में। लास्ट कब जोड़ी गई? 2004 में। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, चारों याद रहेगी। क्लियर है? बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, चारों लैंग्वेज कैसे याद रखेंगे? BDSM। BDS एक डिग्री होती है और उसके साथ में M। तो मैंने BDS किया, मैंने BDS किया तो M मैथिली हो गई, B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, S फॉर संथाली।
ये सब लैंग्वेजेस क्या की गई, जोड़ी गई। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। 8 पहले थी, 4 अभी। अगर आपसे पूछेगा क्लासिकल कितनी लैंग्वेज है, शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, तो शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, 6 हैं। क्लियर रहेगा, वेरी गुड। अब यहीं बीच में एक टॉपिक भी हम करते रहेंगे, इसके साथ में एक टॉपिक भी रहेगा, जैसे इंपॉर्टेंट सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर, महत्वपूर्ण शहर नदियों के किनारे। आपको 6 शहर बताने हैं, कौन कौन से कहां पे बने हैं, क्या क्या चीजें इस पे चली हैं। काफी कुछ क्वेश्चन इस पे पूछा गया। अगर आपसे पूछेगा लखनऊ, लखनऊ किसके किनारे है, जल्दी से क्लियर कर दीजिए, किस नदी के किनारे है, गोमती। लखनऊ किसके किनारे बसा, गोमती के किनारे। वेरी गुड, लखनऊ किसके किनारे है, गोमती। इसके बाद बता दीजिएगा बरेली किसके किनारे है, जल्दी से, काफी इंपॉर्टेंट शहर है ये। बरेली किसके किनारे है, दिख रहा है, जल्दी से क्लियर कर दीजिए, बस 1 मिनट दीजिए। दिख रहा है आपको, 1 मिनट दीजिएगा। एक बार रुकिएगा, अभी आपकी स्क्रीन आ जाएगी। क्लियर, बस 1 मिनट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8, जो आपके लिए एग्जाम में पूछा जाएगा, काफी कुछ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष 10 सबसे आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है, शीर्ष 10 आबादी में नहीं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टॉप मोस्ट पॉपुलेशन कंट्रीज। अब देखिए किसमें शामिल नहीं है, पाकिस्तान, जापान, नाइजीरिया, कनाडा। योर ऑप्शन इज पाकिस्तान, जापान, नाइजीरिया, कनाडा। जल्दी से बताइएगा कौन सा। चलिए देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा शीर्ष 10 में शामिल नहीं। आपको पता है सबसे बड़ी जनगणना जो है चाइना की है, दूसरे नंबर पे कौन है, पर्टिकुलर भारत है, तीसरे पे कौन सा है, ब्राजील है। इस क्रम में जाते हैं तो टॉप 10 में पाकिस्तान भी है, जापान भी है, नाइजीरिया भी है। कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, कनाडा। पूछा जाएगा कि सब सम्मिलित नहीं पूछा गया, तो कौन सा सम्मिलित नहीं अगर आपसे पूछेगा तो वो देश कौन सा है आपका, कनाडा। मैक्सिमम के कमेंट क्या है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है, कनाडा कुछ के जवाब है। चलिए कनाडा, अब कनाडा क्या है, कनाडा आपका दक्षिण साउथ नॉर्थ अमेरिका का देश है और विश्व का, कनाडा क्या है,
विश्व का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? अगर आपसे पूछेगा विश्व का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, लंबी तट रेखा वाला राज्य, मैक्सिमम कोस्टल लाइन किसकी है बेटा? कोस्टल लाइन सबसे ज्यादा बड़ी कोस्टल लाइन विश्व में किसकी है? कनाडा की। कोस्टल लाइन आप समझते होंगे, जो समुद्री रेखा से लाइन लगती है। भारत में सबसे ज्यादा किसकी है? गुजरात की। और विश्व में किसकी है? कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है बेटा? ओटावा। याद रहेगा, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। क्लियर रहेगा? वेरी गुड। और 2011 के अनुसार सबसे 10 देशों में जो शामिल नहीं, वो कौन सा देश है? कनाडा। बाकी सब देश आपके किसमें है? टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है। क्लियर रहेगा? एक दो बता ही दिया, आप कहेंगे तो 110 की भी हम चर्चा कर देंगे। क्लियर है? वेरी गुड। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा बन गया आपका पर्टिकुलर? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकता है? क्वेश्चन है रोटी, अचार, चमड़ा, कपड़े। सही विकल्प चयन कीजिए। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड। फंगी कैन ग्रो ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम? ब्रेड, पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तो शायद बताने की जरूरत नहीं हो आपको, सब लोग देश दुनिया से संबंधित है, तो आपको पता होगा कि कवक किस पर आते हैं। जिसपे कवक भित्ति पाई जाएगी, जिसपे कवक भित्ति मतलब फफूंद जो है, आप अपनी भाषा में समझें तो फफूंद किस पे उत्पन्न होता है? रोटी पर। अगर बहुत दिनों तक आपने रोटी रख दी तो क्या होगा? रोटी पे फफूंद, फंगस आ जाएंगे। अचार, सर कैसी बात कर रहे हो, व्हाइट व्हाइट कलर के, ब्लू ब्लू कलर के बहुत देखे। चमड़ा, बिल्कुल कई दिनों तक चमड़ा रख दिया बारिश के दिनों में। और कपड़ों में तो कई बार आते हैं। तो द राइट आंसर इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। विच वन? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और ये है क्या? जो कवक होते हैं, फंगस होते हैं, इट इज अ यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय श्रेणी में आते हैं। क्लियर? जिन पे क्या पाई जाती है? सेल वॉल होती। कोशिका भित्ति और कोशिका से संबंधित इसका टॉपिक बनता है सेल वॉल। ये जो प्लांट्स होते हैं इन सब में पाया जाता है कोशिका। एक टॉपिक है साइंस में सेल या कोशिका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इनडायरेक्ट पूछ लिया। कवक किस पर? चारों पर उत्पन्न होता है। क्लियर रहेगा? अगला क्वेश्चन जल्दी से क्लियर करिएगा, इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को 1989 में विलय कर दिया गया। इन द ईयर ऑफ 1989, 1989 में विलय किया गया। 1989 में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को विलय किया गया। किसमें विलय किया गया? आपको भी पता होगा, बस एक मिनट दीजिएगा। हाँ दिख रहा आपको? वेरी गुड। तो 1989 में द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वाज मर्ज्ड। किसके साथ किया गया? इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर रोजगार योजना। किसके तहत ऐड किया गया? आपका जवाब होना चाहिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1989 में आया और इसको मर्ज किया गया किसके साथ? जवाहर रोजगार योजना के तहत। किसके तहत? जवाहर रोजगार योजना के तहत मर्ज किया गया। क्लियर रहेगा? और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1989 में क्या हुआ था? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। कौन आया बेटा? 61वां संविधान संशोधन। कौन आया बेटा? 61वां संविधान संशोधन आया। क्लियर है? किसके लिए आया था ये पर्टिकुलर वोट डालने की जो उम्र थी 21 वर्ष से क्या कर दिया गया? घटाकर
21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 21 वर्ष से घटाकर आजकल वोट कितने साल में डालते हैं? 18 साल। किसमें किया गया? कौन से संविधान संशोधन में किया गया? 61वें संविधान संशोधन। कब लागू हुआ? 1989 में। और 1989 में इस कानून को किसमें मर्ज किया गया? जवाहर रोजगार योजना। दोनों याद रहेंगे, क्लियर है। और चुनाव आयोग जो होता है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 324। ये जो वोट वोट डालना है ये सब किसमें आता है? चुनाव आयोग में। अभी जो वोट वोट पड़े हैं, चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 324। इस समय पे पहला चुनाव आयोग के अगर पूछेगा तो कौन था? पर्टिकुलर सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। अगर चुनाव आयोग अध्यक्ष पूछेगा तो उसका नाम क्या है वर्तमान में? राजीव कुमार। चुनाव आयोग अध्यक्ष का क्या नाम है? राजीव कुमार। याद रहेगा। 61वां संविधान संशोधन कब आया? 1989 में। उस समय पे क्या किया गया? 21 वर्ष से वोट डालने की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। क्लियर। महाराष्ट्र में जो टैक्स का सिस्टम था उसे क्या कहा जाता था? चौथ कहा जाता था। क्लियर रहेगा। पिछले पूरे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। जैसे तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? जल्दी से क्लियर करिए। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी क्वेश्चन आपकी सेंसस से, मैं कह रहा हूं हर बार क्वेश्चन आपका सेंसस से मिलेगा। और फिर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका सेंसस से आ चुका है। जल्दी से क्वेश्चन क्लियर करिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एज पर सेंसस 2011 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन द इंडिया? अब क्वेश्चन बचे नहीं हैं तो थोड़ा सा ऐसे टफ क्वेश्चन आते हैं कि 2000 जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 20 to 21, 30 to 35, 40 to 45, 10 to 15, 20 से 25, 30 से 35, 40 से 45 और 10 से 15। तो आपको याद रखना है जो शहरी जनगणना है इसका प्रतिशत कितना था? 30 से 35%। कितना था बेटा? 30 से 35%। किसका था बेटा? 30 to 35। क्लियर है। अब जनगणना में आपको मालूम होना चाहिए लिंगानुपात, सेक्स रेशियो कितना था। तो अगर बात की जाए पूरे भारत की तो पूरे भारत का लिंगानुपात कितना था? 943/1000। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी? 943। क्लियर रहेगा। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 382। यदि पूरे भारत की बात कर रहा हूं, डेंसिटी की बात की जाए तो 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। और लिटरेसी की बात की जाए, साक्षरता, तो भारत की साक्षरता थी 74.4%। सबसे ज्यादा किसकी थी? केरल की। और सबसे कम किसकी है? बिहार की। बिल्कुल याद रखिएगा। तो 2011 के अनुसार 30 से 35। अगला क्वेश्चन 12वां। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना बहुत न्यूज में है ये बीसीसीआई इस समय पे। क्यों? क्योंकि अपने प्रॉफिट का 28 गुना किया है ये। क्लियर। तो द प्रॉफिट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया वॉज स्टेब्लिश 1928, 1926, 1924, 1922। बीसीसीआई की स्थापना जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल, जल्दी से कब हुई? बीसीसीआई का पर्टिकुलर जो मुख्यालय है वो पर्टिकुलर मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब की गई? बिल्कुल याद रखिएगा। स्थापना हुई 1928। कब की गई? 1928 में। क्लियर रहेगा। कब की गई? 1928 में। अब इसका मुख्यालय कहां है? मुख्यालय है वानखेड़े। वानखेड़े कहां है? मुंबई। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बता दीजिए। बीसीसीआई के इस समय पे अध्यक्ष कौन है? जल्दी से क्लियर कर दीजिए। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई का अध्यक्ष जो है इस समय पे रोजर बिन्नी। बिल्कुल याद रखिएगा। रोजर बिन्नी क्रिकेटर है। और जो सेक्रेटरी का नाम आप लोग बता रहे हैं, अमित शाह का जो बेटा है वो सेक्रेटरी है, सचिव है। क्लियर ना? वो कौन है? सचिव स्थित है। क्लियर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2022 का एशिया कप किसने जीता? जल्दी से जवाब दीजिएगा। 2022 का एशिया कप, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, फिर इसके बाद दोनों एशिया कप किसने जीता पर्टिकुलर, और हुआ कहां था? यह भी आपको याद रखना है। सबसे पहले हुआ कहां? 2022 जो था आपका पर्टिकुलर कहां हुआ? तो ये जो 2022 था ये हुआ कहां था आपका? श्रीलंका में। 2023 का क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप कहां हुआ? भारत में। दोनों याद रखिएगा। और इनके विजेता खिलाड़ियों का नाम भी। T20 महिला, T20 वर्ल्ड कप वुमेन
ये कहां पे हुआ? T20 वर्ल्ड कप वुमेन ये कहां पे हुआ? जल्दी से क्लियर कर दीजिए। T20 वुमेन वर्ल्ड कप कमेंट करके जल्दी। हम्म, हाँ जल्दी। ये पर्टिकुलर T20 वर्ल्ड कप जो हुआ ये कहां हुआ? ये वुमेन है, महिला का T20 वर्ल्ड कप। ये कहां हुआ? ऑस्ट्रेलिया। कहां पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। और बीसीसीआई का मुख्यालय पर्टिकुलर कहां है? बीसीसीआई वानखेड़े मुंबई में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये पूरे आपको याद होने चाहिए, इनकी अलग से क्लासेस हम आपकी ले लेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली है जो स्थित है दुनिया का, पूछ लिया इसने। वन ऑफ द मेजर हब ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द सिलिकॉन वैली विच इज सिचुएटेड इन टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया। सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? जल्दी कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से। सूचना प्रौद्योगिकी का कहां पे स्थित है? कमेंट जल्दी से। अच्छा, आधे लोग टोक्यो टोक्यो टोक्यो। आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो सूचना प्रौद्योगिकी कैलिफोर्निया में, एप्पल का हेडक्वार्टर भी वही है, दैट इज सिचुएटेड ऑन कैलिफोर्निया। कहां स्थित है? कैलिफोर्निया में। बेटा कहां स्थित है? कैलिफोर्निया, याद रखिएगा। इस बार के यूनेस्को का जो कौन सा डांस शामिल किया गया है? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सा डांस शामिल किया गया है? डांस का नाम याद रखिएगा, कौन सा? छाऊ। कौन सा डांस है? छाऊ। कहां होता है ये? झारखंड। कहां का डांस है? झारखंड। और एक डांस कौन सा है यहाँ पे? सरहुल ट्राइब द्वारा मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में भी, यहां भी, दोनों जगह होता है। इस क्वेश्चन का जवाब कि आईटी के प्रमुख एक सिलिकॉन वैली कहां है? कैलिफोर्निया में। भारत का सिलिकॉन वैली कहां है? बेंगलुरु में। भारत का सिलिकॉन वैली पूछेगा तो बेंगलुरु, याद रहेगा। बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है? हाँ, अगली चर्चा करेंगे इसके बाद। पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। रुक्मणी देवी को इंडिया टुडे के भारत को आकार देने वाले 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया। उन्हें वर्ष 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। किस नृत्य से जुड़ी हैं? भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी। रुक्मणी देवी वॉज फीचर्ड इन इंडिया टुडेज लिस्ट ऑफ द 100 पीपल हु सेव्ड इंडिया। सी वॉज अवॉर्डेड इन द पद्म भूषण इन द ईयर ऑफ 1956, संगीत नाटक अकादमी 1967। सी वॉज एसोसिएटेड विथ विच? किससे है रुक्मणी देवी? किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से। किससे संबंधित है? इनको जनक भी कहा जाता है, दैट इज बिलोंगिंग टू भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहां का डांस है? तमिलनाडु। कहां का है? तमिलनाडु। कथकली कहां का है? आंध्र प्रदेश। ओडिसी कहां का है? उड़ीसा। मणिपुरी, मणिपुर। ये अपने नाम से हैं। तमिलनाडु के फेमस डांसर का नाम कहा जाए तो यामिनी कृष्ण मूर्ति। इनके बाद नाम याद रखेंगे किसका? यामिनी कृष्ण मूर्ति। दूसरा नाम याद रखेंगे पर्टिकुलर इसमें टी वल्लभाचारी, और तीसरा आपके सामने है रुक्मणी देवी। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाएं, याद रहेगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 15 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत परिपथ को तोड़ने या उसे पूरा करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? Which device is used to either break electric circuit to complete it? Switch, insulator, bulb, wire. विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए है, जैसे ये जा रहा है और ये जा रहा है, तो आप इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए, या तो जा रहा है तो बीच में रोकने के लिए, जैसे ये बल्ब है आपकी, ये हमने बल्ब लगा दिया। अब ये बल्ब में करंट जा रहा है, अगर इसमें जोड़ देंगे तो परमानेंट जलेगा। बीच में बंद करने के लिए हम क्या करते हैं? यहां पर एक क्या लगा देते हैं बेटा? कॉमन सेंस है। यहां क्या लगाते हैं? स्विच। क्या लगाते हैं? स्विच। कैसे लगाते हैं? जैसे देखिए अभी आपको लाइट जलती हुई दिख रही होगी, ये हमने क्या किया? इसको रोक दिया, फिर इसको क्या किया? फॉलो करा दिया। मतलब चालू और बंद करने को थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में दे दिया कि तोड़ने या पूरा करना।
विच डिवाइस यूज टू आइदर ब्रेक टू कंप्लीट दैट, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्विच। इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर मतलब जहां पर इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो हो जाए। बल्ब क्या है? जो आपको क्या देता है? एनर्जी देता है। तार क्या है? जहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, पाथ जो प्रोवाइड कराता है। तो विद्युत परिपथ को तोड़ना या पूरा करना कौन प्रोवाइड कराता है? आपका स्विच कराता है। क्लियर रहेगा? स्विच कराता है। विद्युत धारा क्या होती है? इसका मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक किसमें नापते हैं? हमेशा किसमें नापा जाता है बेटा? एम्पियर में। किसमें नापा जाता है? एम्पियर में। याद रहेगा। और इसका सूत्र क्या होता है? आई इक्वल टू आई आर होता है, या पर्टिकुलर क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? चार्ज। टी क्या है? समय। मतलब एकांक समय में जो आवेश लगता है या जो चार्ज लगता है उसे क्या कहा जाता है? धारा के नाम से। जैसे आप तार पकड़ लीजिए, डीसी पकड़ेंगे तो बचने के चांसेस कम हो जाएंगे, एसी पकड़ेंगे तो एक बार डायरेक्ट फ्लो में ऊपर नीचे हो जाता है। क्लियर रहेगा? तो ये पूरा आपका प्रोग्राम यहां चलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है और गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको एक डांस मिल रहा, एक ट्राइब मिल रहा, एक सेंसस मिल रहा, मतलब ये टॉपिक आपको जरूर कर लेना है। हाँ जल्दी, कौन सा त्योहार है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा कौन सा मनाया जाता है? जो कृषि त्योहार, तो कृषि त्योहार मोपिन है। कौन सा त्योहार है? मोपिन। लोसार कहाँ मनाया जाता है? आप याद रखिएगा, लोसार पर्टिकुलर लद्दाख में। कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख। क्लियर? उगदी कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। और आपका कर्मा कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। कहाँ मनाया जाता है बेटा? झारखंड में। उगदी बहुत बार पूछा गया। क्यों पूछा गया? क्योंकि ये न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है। किसका है? नव वर्ष का त्योहार। लोसार कहाँ का त्योहार है? लद्दाख का त्योहार है। मोपिन अरुणाचल प्रदेश का कृषि त्योहार है। याद रहेगा? अरुणाचल प्रदेश का कृषि त्योहार किस नाम से जाना गया? मोपिन के नाम से। याद रहेगा? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर आपका डांस आया। सुग्गी भारत के खालिस्तान राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब, सिक्किम। सुग्गी इज अ फेमस फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब, सिक्किम। जल्दी से जवाब दे दीजिए कमेंट सेक्शन पे, जल्दी। सुग्गी बहुत फेमस डांस है, अभी अभी करंट न्यूज पे भी गया है। जल्दी, सुग्गी कहाँ का है? चलिए देखते हैं। सुग्गी कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब तो हमने पढ़ा है। छत्तीसगढ़ में तो पर्टिकुलर आपका कौन सा था? पड़वानी था। पंजाब में गिद्धा था या भांगड़ा था। सिक्किम में संगमो। तो पर्टिकुलर कौन सा राज्य बन गया? कर्नाटक। कहां पे मनाया जाता है बेटा? कर्नाटक। सुग्गी कर्नाटक में मनाया गया एक है जो पर्टिकुलर यक्षगान के जैसा मनाया जाता है। किसके द्वारा बेटा? यक्षगान के द्वारा। क्लियर? छत्तीसगढ़ में कौन सा था? कर्मा था और पड़वानी था। पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा था। सिक्किम में सिग्मो था। तो क्लियर रहेगा। सुग्गी कहां का डांस है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धरमैया। कौन है? सिद्धरमैया। और गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। 3 राज्य आज कराए हैं, तीनों याद रखिएगा। पहले छत्तीसगढ़ कराया, फिर दूसरे नंबर पे तमिलनाडु कराया, तीसरे नंबर पे कर्नाटक करा दिया। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बिल्कुल याद रखिएगा, बेंगलुरु। मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धरमैया। गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कौन है? थावर चंद्र गहलोत। क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपसे। अगले क्वेश्चन में सुग्गी कहां का डांस है? सुग्गी कहां का है? याद रखिएगा, कर्नाटक का। सुग्गी कहां का? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, काफी इंपॉर्टेंट। बाबर ने 1529 में खालिस्तान की लड़ाई में महमूद लोदी और सुल्तान नसरत शाह को हराया और इस प्रकार भारत में मुगल शासन स्थापित हुआ। चौसा, खानवा, खाघरा, कन्नौज। आपको पता है सन 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई से अपना इतिहास प्रारंभ किया था। उसके बाद धीरे 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 युद्ध लड़ते रहे। 1526, 27, 28, 29 लगातार युद्ध लड़े। 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण होता है। उसके पहले इसने कौन सा युद्ध 1529 में लड़ा गया? कौन सा युद्ध था? पर्टिकुलर घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? घाघरा। याद रहेगा। तो 1529 में महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया और यहीं से बाबर की स्टेब्लिशमेंट आगे बढ़ती है। इसकी मृत्यु कब हुई? 1530 में।
क्या खेलते समय हो गई? पोलो। पोलो का मतलब क्या है? चौगान। चौगान खेलते समय इसकी क्या हुई थी? मृत्यु। बाबर ने क्या किया? सन 1526 में मुगल वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की बेटा? मुगल वंश की। लड़ाई कौन सी थी? पानीपत। क्लियर रहेगा? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से क्लियर करिए। वेरी गुड, आवाज आ रही? ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक अबाउट द ओथ एफिलिएशन बाय द प्रेसिडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का शपथ किसके बारे में बताया गया? आपको भी पता है, अगर भारत है तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 52। 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ऑप्शन है 45, 72, 56, 60, 45, 72, 56, 70। 45 किसके बारे में है बेटा? आपका आर्टिकल नंबर 45 यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 72 भारत का राष्ट्रपति किसी को मृत्यु दंड से बचा सकता है, वो 72 में कहा गया। 56 में क्या है? कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। सर 5 ऑप्शन तो हो गए, एक ही ऑप्शन बचा है। कौन सा राइट आंसर? आर्टिकल नंबर 60 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का शपथ, और शपथ कौन दिलाएगा बेटा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन दिलाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अगर वो नहीं है तो कौन दिलाएगा? सीनियर मोस्ट जज दिलाएगा। वो भी नहीं है तो जो उनमें से सबसे सीनियर होगा वो दिलवाएगा। क्लियर रहेगा? तो आर्टिकल नंबर 52 किसके बारे में है? प्रेसिडेंट के बारे में है। क्लियर रहेगा? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल परतों में सबसे ठंडी है? आपको पता है एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होती हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर ट्रोपोस्फेयर, मेजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इस प्रकार से। मेजो, समताप, थर्पोस्फेयर और पर्टिकुलर क्षोभमंडल। मेजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। जल्दी से क्लियर करिएगा कमेंट सेक्शन पे कि कौन सा पर्टिकुलर आपकी एयर जो सबसे ज्यादा ठंडी होती है। तो हवाई जहाज पे बात की जाए तो ये आपकी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी से ऊपर गए तो सबसे पहले कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। फिर इसके बाद कौन सा बनता है? समताप मंडल। फिर इसके बाद कौन सा है? मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद कौन सा होता है? पर्टिकुलर आपका इसके बाद गए तो आयन मंडल, और उसके बाद होता है बाह मंडल। तो सबसे ठंडा पूछा गया, सबसे ठंडा कौन सा होगा? मेजोस्फेयर या मध्य मंडल। फिर पूछेगा हवाई जहाज कहां उड़ते हैं? तो हवाई जहाज आपके समताप मंडल के आसपास उड़ते हैं। क्लियर ना? इस पाम से जाना जाता है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 20 था। क्लियर रहेगा पूरी तरह से? तो आज के 20 प्रश्न आपके लिए क्लियर हैं। क्लियर रहेगा? हमने क्वेश्चन आंसर की सीरीज के ये पार्ट अपने क्या किए? खत्म किए। क्लियर है? अगर कोई डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विजिबिलिटी आपके पास अवेलेबल है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर कोई डाउट्स होता है तो उसको आप क्या करिएगा? हमें बता दीजिएगा, फिर हम डिस्कस कर देंगे उसको। क्लियर? थैंक यू टू ऑल।